उस लड़की की मजबूरी क्या थी। एक 26 बरस की लड़की जी पाकिस्तान आती है, उसका बाप फांसी चढ़ रहा है, उसकी माँ जेल में है, उसका भाई पेरिस में कत्ल हो रहा है, तो मैं अपने आप को 26 बरस की उम्र में ले जाती हूँ। बाप की कितनी बहादुर औरत थी कि उसने ये सब कुछ जो है वो किस तरह सहा, और स्ट्रगल उसकी, वो जो उसकी स्ट्रगल और सफरिंग्स हैं जी वो इतनी ज्यादा है कि उन्होंने उनको लीडर बना दिया। शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ लीडर, कि लीडर को होना कैसा। लेकिन हाकिम जो होता है ना, उसकी और मेरी गलती में और आपकी गलती में बहुत फर्क होता है। हम जो गलती करते हैं उसका नुकसान बहुत थोड़े से लोगों को होता है। हाकिम की जो गलती होती है, जी हाकिम की जो कमजोरियां होती हैं, वो कई दफा रियासतों को लेकर डूब जाती हैं। जैसे भुट्टो साहब की हवस इख्तदार ने मुल्क तोड़वा दिया, मुल्क तोड़वा। माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल M5 से वाबस्ता तहजीब के मुहाफिज, अदब के अलमबरदार और इंसानियत के परस्तार नाजरीन की खिदमत में आपके मेज़बान असर जान का सलाम। क्या आप नहीं समझती ऐसा कि कोई भी सियासी जमात जो कराची में कोई काम करने की आर्जुमंद होती है और उसका बरबला ऐलान भी करती है, चाहे वो PTI हो, MQM हो, ये पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी, कोई भी हो, क्या आप नहीं समझती कि वो काम करना चाहते होंगे लेकिन कुछ दुश्वारियां ऐसी हैं जिनका इजहार नहीं कर पाते हो? हाँ, वो दुश्वारियां ये हैं कि बस पैसे दे दो जो हमारे नाम पर आए हैं। अभी 2010 के सैलाब में भी यही हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से ऐलान किया गया कि 10 बिलियन इनको मिला है, तो वो कहते हैं हमें दिया ही नहीं पीपल्स पार्टी ने पैसा, सिंध गवर्नमेंट ने। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, इनके पास तो बहुत पैसा था, एज ए मेयर वसीम अख्तर साहब के पास। हाँ, इन सब के घर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इनके पास बेतहाशा कीमती गाड़ियां हैं, इनके बाहर भी घर हैं, दुबई में भी हैं। बाबर गौरी साहब अमेरिका भागे लेकर कितना पैसा, वहां भी घर हैं। कराची के लोगों को इन्होंने क्या दिया, वो मैं इन सब से पूछना चाहती हूँ। और अब अगर कोई सुनहरा ख्वाब फिर दिखाएंगे तो कराची के लोग बेवकूफ नहीं हैं। अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए, उसमें छोटे यूनिट होंगे और कम जो है वो अरसे में लोगों को पता चल जाता है कि उनकी सड़क बनी, उनके गटर के ढक्कन तो कम से कम लगा दो, बच्चे गिर चुके हैं पता नहीं कितने, तो स्कूलों को तो ठीक कर दो, अस्पतालों को तो ठीक कर दो। आपने कहा कि सियासतदान जो है इनकी अपनी जो जिंदगी है वो बहुत हाई स्टेटस वाली बहुत है, लेविश लिविंग है जी इनकी। आप ठीक है, जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं, अगर उन पर ये बात आती है तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि किसी मुल्क का कोई एक ऐसा सियासतदान बताइए मुझे जिसके बारे में आप कह सकें कि ये खाक नशीन है और दाल रोटी खाता है। बहुत लोग थे पीपल्स पार्टी में, बड़े बेहतरीन लोग। मिराज खालिद साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने कुछ अरसे के लिए, तो रोटी दाल और क्या होती थी? जी, वो रिक्शा पे लोग कहते थे वहां से कोई बसें और रिक्शे नहीं चलने चाहिए सेक्रेटेरिएट के पास, कहीं ये ना हो कि मिराज खालिद साहब उसमें बैठ के घर चले जाएं। अच्छा, वो इतना फकीर इंसान था। आफ्ताब शाबान मीरानी पीपल्स पार्टी के बेतहाशा, मिराज मोहम्मद खान, ख्वाजा मुबशिर हसन, तो इन लोगों के हवाले तो कभी पीपल्स पार्टी की, ये नजरियाती लोग थे। और जब वो समझ गए भुट्टो को कि इसने हमें चूना लगाया है, हमारी वजह से इसने कराची का वोट समेटा है सिर्फ, तो उनका जर्फ देखिए आप, वो इतने आला जर्फ लोग थे और अभी तक हैं कि उसके बाद उन्होंने ना तो कभी भुट्टो को बुरा कहा और ना कोई और पार्टी ज्वाइन की। वो अपने 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 काम से अपने घरों में चले, वो समझ चुके थे क्या हो रहा है। रोटी कपड़ा मकान के नाम पे कितनी तबाही मची है। अब भुट्टो साहब का जो कारनामा है ये एटॉमिक पावर के हवाले से एक फार्मूला उन्होंने हमने पढ़ा है किताबों में कि उन्होंने उसके लिए बड़ी तगदो की हाँ, थी। कोई तगदो नहीं। आप उनकी एक इस खूबी को क्यों हाईलाइट ये नहीं खूबी करते? उनकी है ही नहीं ना। आपने अगर मेरा पिछला प्रोग्राम देखा है, लतीफ कोसा साहब ने जो बयान फरमाया है, जी, तो भुट्टो साहब ने नहीं बनाया था। एटमी प्रोग्राम पूरी दुनिया में मिलिट्री प्रोग्राम होते हैं जो साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी मदद से तैयार किए जाते हैं न्यूक्लियर पावर के हवाले से। लेकिन चूंकि एक जमहूरी रिवायात ये होती हैं हर जगह, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जहाँ है कि जो भी उस वक्त का मुंतखब वजीर आजम होता है वो सेहरा उसके सर बन जाता है।
तो उस पर जो बनाने वाले और हिफाजत करने वाले हैं वो खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं है ना बोलने का कि वज़ीर आज़म साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भुट्टो साहब का तो मैं, अगर आप क्लिप सुन लीजिएगा कि उन्होंने ये तो सेठ आबिद लेकर आए थे ये प्रोसेसिंग प्लांट, और यहाँ लेबोरेटरीज में काम हो रहा था। लेकिन भुट्टो साहब की इसमें कोई वो नहीं थी, कोई क्रेडिट। सेहरा है, सिर्फ उनके सर पे सेहरा जरूर बन गया, जिसको आज के दिन तक वो तकरीरों में कैश करते हैं कि उन्होंने, भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया। हरगिज हरगिज भुट्टो ने नहीं बनाया। हाँ, भुट्टो ने अपने सर पे इसका सेहरा जरूर बांध लिया था। वो तो उनकी जगह कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता वो सेहरा बांध लेता। आपको आपको हैरत हो रही है, मैं 2 दिन हो गए मैंने ये क्लिप किया है लतीफ़ खोसा के बयान पर जी। अभी तक ना तो कोई कमेंट आया, ना किसी ने मेरी बात को चैलेंज किया है इस अच्छा। पर। जी अच्छा, अवामी सतह पर आपके जो प्रोग्राम्स देखे गए हैं, आपका जो चैनल है, अवामी सतह पे नहीं, अवामी सतह तो देख ही नहीं रही ना, अवामी सतह तो वो देख रही पर है। जो खवास आपके प्रोग्राम को देखते हैं और फिर खवास से बात निकलती निकलती गली कुछ तक पहुंच जाती है कि कोई डॉक्टर नसरीन साहिबा है, मालूम है कि उन्होंने ऐसी बात कही है कि ये जो तारीखी हक़ाइक़ जिन्हें आप कहते हैं कि ये तारीखी हक़ाइक़ हैं, ज़ाहिर कि ना तो किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक़ है और ना ही मैं इस कदर सियासी बसीरत नहीं रखता जैसे कि बातें आज आपकी जानिब से मालूम हो रही हैं। आपको नहीं ऐसा महसूस होता कि किसी भी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपके चैनल को आपको नहीं मालूम, आप समझते हैं कि सब्सक्राइबर बहुत कम है आपके चैनल की, लेकिन ये जो मैंने अवामी सतह का लफ्ज़ सीना गज़ट बहुत है, सीना गज़ट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इस किसी भी कड़वी गोली को गुलाब जामुन में रखकर पेश कर दिया जाए तो क्या ये जो अवाम है, बच्चे की तरफ से मासूम, ये उसको निगल कर सेहतियाब नहीं हो सकती? हो सकते हैं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे हारून रशीद साहब ने इसको बहुत अच्छी तरह पेंट किया था कि क्या हुआ था। आप उस देख लीजिएगा, मैं तो 2 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ। और पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं उनको चाहिए कि वो इसको चैलेंज करें, मेरे सामने बात करें आकर। इसी चैनल पर बताऊंगी कि कितने झूठे सेहरे उनके सर पर बंधे हैं। आपकी किताब सलमा का मुकदमा में लेकर आया था, नाज़रीन हमारी इसको देख लें कि ये किताब जो आपने तहरीर फरमाई है, इस किताब के बारे में बताइएगा कि इस किताब के मंजर यहाँ पर आने के बाद, जैसे कि आपने बीबी साहिबा के हवाले से बताया, बाद में फिर बीबी साहिबा से आपको शफ़क़त और मोहब्बत भी मिली। मैंने भी एक चैप्टर में ये बताया है कि उस लड़की की मजबूरी क्या थी। एक 26 बरस की लड़की पाकिस्तान आती है, उसका बाप फांसी चढ़ रहा है, उसकी माँ जेल में है, उसका भाई पेरिस में कत्ल हो रहा है, तो मैं अपने आप को 26 बरस की उम्र में ले जाती हूँ। बाप की मोहब्बत तो सबके लिए जैसी होती है, वालिदैन की, भाई बहनों की, सबकी। तो कितनी बहादुर औरत थी कि उसने ये सब कुछ जो है वो किस तरह सहा, और स्ट्रगल उसकी, वो जो उसकी स्ट्रगल और सफरिंग्स हैं वो इतनी ज्यादा है कि उन्होंने उनको लीडर बना दिया। शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ लीडर, कि लीडर को होना कैसा चाहिए। लेकिन हाकिम जो होता है ना, उसकी और मेरी गलती में और आपकी गलती में बहुत फर्क होता है। हम जो गलती करते हैं उसका नुकसान बहुत थोड़े से लोगों को होता है। हाकिम की जो गलती होती है, हाकिम की जो कमजोरियां होती हैं, वो कई दफा रियासतों को लेके डूब जाती हैं। जैसे भुट्टो साहब की हवस इख्तदार ने मुल्क तोड़वा दिया, इतना बड़ा नुकसान, और उसके बाद भी उनको मौका दिया गया, जबकि उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए था। और ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो इस वक्त आई है मुशर्रफ साहब के दिनों में, ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त अगर आ जाती और इनको कहा जाता मगरबी पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करा के यहाँ से वोट लो, क्योंकि वोट तुम्हारा नहीं था, ये तुम्हारा राइट नहीं था, ये शेख मुजीब का राइट था, वो जीता था। कंबाइंड पाकिस्तान का इलेक्शन था ना, 1970 का इलेक्शन, ठीक है ना। इन्होंने उसको वजीर आजम बनने से रोकने और खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मुल्क तोड़वा दिया। लेकिन उनकी हवस इख्तदार ने उसके बाद भी, चलिए हम भी उस वक्त कॉलेज में होते थे, मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो उन्होंने जो कारनामे हैं उनके, सबसे बड़ा कारनामा जिसने इतना नुकसान पहुंचाया तालीम को, वो है एजुकेशन की नेशनलाइजेशन। ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा सलमा के मुकदमे में। इसमें ये सलमा एक सिंबॉलिक अलामती किरदार है, बट इट इज अ रियल कैरेक्टर।
ये मेरी ट्यूटर थी इंग्लिश की, और इसके 3 भाई ढाका में मारे गए थे। इसके वालिद सिविल सर्वेंट थे, इनकी वालदा मुझे उर्दू पढ़ाती थी, और नाम उनका सलमा नहीं था, मैंने तो जाहिर है इसमें नाम चेंज किए। वो अलमिए पता नहीं कितने लोगों के साथ जो ढाका में मौजूद थे, सरकारी मुलाजिम थे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर बने बाद में, फौजी थे और ताजिर थे, बेतहाशा लोग थे, जिन्होंने इस मुल्क के टूटने से जो रियासत का नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को बहुत नुकसान हुए थे उससे, जान का, माल का, इज्जत का। तो उसके बाद भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की, बैंक्स की, बैंक तबाह हो गए। उसके बाद वो आए इंडस्ट्रीज पर, और उन्होंने वो इंडस्ट्री जो अयूब खान ने बनाई थी और प्रोग्रेस किया था मुल्क में, वो उन्होंने नेशनलाइज करके, सिर्फ इसलिए कि जब ये सरकारी हो जाएंगे तो मैं अपने कारकुन भर्ती करूंगा और मेरे 1977 के वोट पक्के हो जाएंगे सारे। स्टील मिल, पीआईए, रेलवे, वो कौन सी जगह है जिसको भुट्टो साहब ने यूनियन बाजी के थ्रू और भर्तियों के थ्रू तबाह नहीं किया? आज ये तीनों इदारे बर्बाद है ना, है कि नहीं है? प्लीज बताइए अगर आप सच। देखिए, ये जो सच हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोला जा रहा है ना, ये लाखों रुपए लेके ये सच बोला जा रहा है, और मैं अपने पैसे खर्च करके सच बोल रही हूँ। मुझे इन पैसों के जाने का कोई खल्क नहीं है, और भी अल्लाह ताला मुझे देता तो मैं वो भी खर्च करती। सच बोलने के लिए, सच बोलने के लिए अपने अंदर भी, अपनी जात का सच भी चाहिए। ये लाखों रुपए टीवी के एंकर्स जो ले रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, आपको पता है इनकी तनख्वाहें कितनी हैं? ये मॉर्निंग शोज की औरतें और ये न्यूज एंकर्स जो हैं, कितनी तनख्वाह है इनकी? मोर देन 10 lakhs, मोर देन 10 lakhs, जबकि ना ये पढ़ी लिखी है, ना इनको जर्नलिज्म का कोई आइडिया। ये एक बहुत बड़ा गिमिक, एक बहुत बड़ा जादू है। मैं कहूँगी कि ये काले जादू की तरह फैला है, जैसे आजकल काला ब्लैक साइंसेस बहुत, हम तो बनु इसराइल के पीरियड में चले गए। इनके लिए जो काम करता है जी, आप ही एक तरह का, मुझे आपने बताया था अभी कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी किया, मास्टर्स किया। सैकड़ों बच्चे बच्चियां जर्नलिज्म में मास्टर्स करके, पढ़कर, लिखकर, पूरी जिंदगी पोजीशन लेकर, वो इन चैनल्स के पीछे बैठकर स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, इनके लिए रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको मुश्किल से किसी को हाईएस्ट पेड कोई है तो 1 लाख रुपए है, और इनकी तनख्वाहें, शाइस्ता लोधी की तनख्वाह कितनी थी? 27 लाख रुपए। और फिर जो इनको शोहरत मिलती है, जो इज्जत, जिसे लोग इज्जत समझते हैं, वो इज्जत नहीं है, क्योंकि ये अपनी पीआर डेवलप करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। मैं जानती हूँ आपको, उनके नाम से डॉक्टर लगता है, ठीक है ना, वो गुलशन इकबाल में 2 कमरों के फ्लैट में वो रहते थे, और अब डिफेंस में उनका बहुत बड़ा घर है, सब बच्चों के पास अमरीकी नेशनैलिटी है, यूएस की, लाखों रुपए में खरीदी गई है। वो ब्लैकमेलिंग से, वो ब्लैकमेलिंग। अगर एक एंकर को कोई चैनल एक बड़ी तनख्वाह दे रहा है तो ये तो उसका मुकद्दर भी हो सकता है ना, इसमें क्या हर्ज है? देखिए जी, हराम खाने वाले के मुकद्दर को ये समझना कि वो मुकद्दर है, और हलाल खाने वाले को ये कह देना कि ये इसका मुकद्दर है, ऐसा तो नहीं है। ये तो मुकद्दर के भेस में, आपने अभी शुगर कोटेड कुनीन की बात की, ये तो वही है बस। गरीब करे तो मुकद्दर, अमीर करे तो मुकद्दर, हराम हलाल का फर्क खत्म हो चुका है। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और चैनल M5 से आप प्रोग्राम देख रहे हैं। हम भी पूछेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होंगे और यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।